आसमानी लड़ाई में आखिर जमीन पर क्या बदल रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में एक तरफ बढ़ता तनाव है तो दूसरी तरफ सीज फायर और शांति वार्ता। बड़े बड़े देशों की बड़ी होती कूटनीति भी है। हर अगले पल में तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है, यानी सब कुछ असमंजस में है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और केंद्र सरकार ने 2029 तक की डेडलाइन दे दी है। नक्सलवाद खत्म करने के बाद अब पूर्वोत्तर भारत की उग्रवाद के खिलाफ बड़ा मिशन शुरू किया जा रहा है। ये पूरा प्लान कैसे काम करेगा, कहां से इसकी शुरुआत होगी और मणिपुर को क्यों बनाया है इस अभियान का सबसे बड़ा केंद्र, आज आपको ये भी बताएंगे। और बिहार की सियासत में अब एक संदेश बिल्कुल साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं और अब हर अपराधी पर सख्त कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद से ही पूरा सिस्टम फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुलडोजर चलना तय है। सख्ती और तेज कार्रवाई कहां कहां दिखाई दे रही है, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सीज फायर, शांति वार्ता, फिर धमकी और चेतावनी, कोई भी बात स्टेबल नहीं है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शांति की तमाम कोशिशें गलत दिशा में लगाई जा रही हैं। इस पूरे संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी और कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो ईरान की तेल पाइपलाइन सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान के पास तेल निर्यात के विकल्प तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर तेल बाहर नहीं जा पाया तो अंदर प्रेशर इतना होगा कि सिस्टम खुद ही फेल हो जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर आर्थिक और समुद्री दबाव बढ़ा रहा है। यानी उनका सीधा संदेश है कि ईरान को झुकना होगा वरना हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। अब दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार कूटनीतिक दौरे कर रहे हैं। ओमान जाने के बाद फिर पाकिस्तान पहुंचे और अब रूस पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक लिखित संदेश भी भेजा है। इन संदेशों में परमाणु कार्यक्रम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। यानी अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई है। इधर क्षेत्र में तनाव और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की बात करें तो यहाँ भी टकराव तेज़ हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इधर बढ़ते तनाव का असर लेबनान में साफ दिखाई देने लगा है, जहां लोगों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। लोग फिर से डर के कारण जाने लग गए हैं। माहौल इतना खौफनाक हो चुका है कि लोग सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। यानी ज़मीनी हालात तेज़ी से फिर बिगड़ने लगे हैं। इसी बीच ईरान ने अपने देश में एक आतंकी संगठन से जुड़े आरोपी को फांसी भी दी है। उस पर सुरक्षा बलों पर हमला करने का आरोप था। इस कदम को भी क्षेत्र में बढ़ते तनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक हैं, संवेदनशील हैं। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की कूटनीति है और ऊपर से इजराइल हिजबुल्लाह का टकराव। इन सब के बीच शांति की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती दिख रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई में मिडिल ईस्ट में शांति की बातचीत की जा रही है। ज़मीन पर ऐसा कुछ साफ दिखाई दे नहीं रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में ये पूरा क्षेत्र बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और पूर्वोत्तर में उग्रवाद खत्म करने का टारगेट तय कर दिया गया है 2029। अब मणिपुर से शुरू होगा सबसे बड़ा अभियान। पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां लंबे समय से तनाव है। बार बार सरकार को भी इसीलिए टारगेट किया जाता है कि आखिर मणिपुर पर सरकार कुछ क्यों नहीं बोलती। लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने ठान लिया है कि अब पूर्वोत्तर में उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करना है और उसके लिए 2029 तक का लक्ष्य तय किया गया है। पहले सरकार ने नक्सलवाद, माओवाद की समस्या पर काम किया और अब पूरा ध्यान पूर्वोत्तर की तरफ है। इस मिशन की शुरुआत मणिपुर से होगी। मणिपुर पिछले 3-4 सालों से हिंसा और तनाव झेल रहा है। यहाँ हालात सबसे ज़्यादा खराब माने जा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने इसे सबसे पहले चुना और मणिपुर में
सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब खास तरह की गाड़ियां भी भेजी गई हैं। ये माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां हैं जो ऐसे इलाकों में काम करती हैं जहां हमले या धमाके का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे सुरक्षा बलों को भी काफ़ी मदद मिलेगी। अगर पूरे इलाके की बात करें तो पूर्वोत्तर में 2-4 नहीं बल्कि 16 से ज़्यादा उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। इनमें से 8 से ज़्यादा तो सिर्फ मणिपुर में हैं। असम में 3, मेघालय और त्रिपुरा में 2-2, नागालैंड में 1 समूह सक्रिय है। और कई बार इन समूहों के संबंध तो बाहर के देशों से भी जुड़े पाए गए हैं। सरकार अब योजना बना रही है कि जो सुरक्षा बल पहले नक्सलवादी इलाकों में तैनात किए गए थे उन्हें धीरे धीरे अब इस इलाके में भेजा जाए। इनमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बड़ी भूमिका होगी, खासकर कोबरा कमांडो की, जो कठिन हालात में भी कठिन ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होगा। पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव निपटाए जाएंगे, उसके बाद अमरनाथ यात्रा का पूरा जो इंतज़ाम किया गया है, पूरी व्यवस्था की गई, उसके प्रबंधन में कोई परेशानी ना हो, अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। उसके बाद 2026 के बीच से धीरे धीरे सुरक्षा बलों को पूर्वोत्तर की तरफ भेजा जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 साल में हालात कुछ बेहतर हुए हैं। 2014 में उग्रवाद से जुड़ी 824 घटनाएं हुई थी, जिनमें से 212 लोगों की जान गई थी। लेकिन 2024 तक ये संख्या घटकर 294 रह गई और नागरिकों की मौत का आंकड़ा भी कम हुआ। फिर एक बड़ी चिंता बनी, इनमें से ज़्यादातर घटनाएं मणिपुर से जुड़ी हुई हैं। 2024 में कुल मामलों का 77% हिस्सा सिर्फ मणिपुर में देखा गया, यानी सबसे ज़्यादा असर जो था मणिपुर में ही रहा, जिसकी वजह से सरकार को विपक्ष ने भी खूब घेरा। मणिपुर अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार अब एक साफ प्लान पर, एक योजना पर काम कर रही है। पहले मणिपुर को शांत करना है, फिर वहाँ बाकी राज्यों की तरह उग्रवाद को ख़त्म करना है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2029 तक क्या ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी। और बिहार की नई सरकार में अब एक संदेश साफ तौर पर देखा जा रहा है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं और अब हर अपराधी पर सख्त कार्रवाई होना तय है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद से ही पूरा सिस्टम फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जहां हर कदम पर सख्ती है, कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। बिहार में अब अतिक्रमण के बाद अगला निशाना है अपराधी, और इस कड़ी में मोतिहारी से एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस ने 102 फरार अपराधियों की सूची तैयार की है, जिन पर सम्राट सरकार का अब बड़ा एक्शन तय माना जा रहा है। यहाँ साफ संदेश दिया गया है, या तो अपराधी खुद सरेंडर कर दें या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस लिस्ट में हत्या, रंगदारी, शराब तस्करी, जमीन पर कब्जा, हथियारों की तस्करी, पॉक्सो जैसे गंभीर मामले हैं, इनके जो आरोपी शामिल हैं इसमें, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इन्हें हिदायत दी गई है, इन्हें ही चेतावनी दी गई है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पुलिस ने महाकुर्की अभियान भी चलाया है और अलग अलग थानों की टीमों ने कई फरार अधिकारियों के घरों पर दबिश भी दी है। इस दौरान कई जगह घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ ले गई है, जिससे पूरे इलाके में अब दहशत का माहौल है। इस सख्त अभियान का असर देखने में तुरंत आया। 102 में से 28 अपराधियों ने डर के कारण तुरंत सरेंडर कर दिया, जबकि 14 को पुलिस ने ही गिरफ्तार किया। बाकी फरार आरोपियों की बात करें तो उनकी तलाश अभी जारी है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात का कहना है कि अगर अपराधी खुद कानून के सामने नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो उनके घरों में बुलडोज़र भी चलाया जा सकता है। तो पुलिस ने ये संकेत साफ दे दिया है कि आगे इन अपराधियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा और साथ ही कोर्ट के आदेश मिलने के बाद पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। कई मामलों में पुलिस सीधे अपराधियों के घर पहुंची, कुर्की की, जब्ती की। जानकारी के मुताबिक कुछ जगहों पर अपराधियों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां हटा दिए गए। कोटवा, रघुनाथपुर, संग्रामपुर, अरेराज, पताही, शिकारगंज, दरपा और चरैया समेत करीब 40 थानों की अलग अलग टीमें बनाकर ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ये फरार अपराधी अब भी कानून के सामने सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। पहले उन पर इनाम घोषित किया जाएगा, फिर कोर्ट के आदेश के बाद उनके घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी कराई जा सकती है। पुलिस का तो ये भी कहना है कि लंबे समय से फरार ये अपराधी समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फुल एक्शन मोड बिहार की कानून व्यवस्था को नई दिशा देगा? अपराधियों के खिलाफ ये लड़ाई और तेज़ मोड़ लेगी? एक बात तो तय है कि अब बिहार में संदेश बिल्कुल साफ है, सरेंडर करो नहीं तो बुलडोज़र तैयार है।
तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।